बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हमने मिलीकॉन्स मेथड से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की कोशिश शुरू की थी। आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर आप में से जिसने सुना है वो जानता है कि हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि क्यों इस एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पेश आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके इर्द गिर्द बाकी लोग क्या काम कर रहे थे, और इसमें जो अपरेटस इस्तेमाल हुआ था वो क्या था। इसका मतलब है कि हम मिलीकॉन्स एक्सपेरिमेंट की कुछ बुनियादी बातों को या इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा सा देख चुके थे। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिवाइज़ कर लूँ। सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि ये पूरा अपरेटस हमारे पास एक वैक्यूम चेंबर में रखा गया है। अंदर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट है, जिसको एक बैटरी की मदद से एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है। ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स होना चाहिए। इसका मतलब बैटरी हम के अंदर को ऐसी नॉब होनी चाहिए कि हम पोटेंशियल की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकें। इसके अंदर जो ऊपर वाली प्लेट बनाई जाती है उसमें एक छोटा सा होल किया जाता है। वो होल इसलिए किया जाता है कि एटोमाइज़र की मदद से जब हम उसमें मिस्ट की फॉर्म में, फ्यूम की फॉर्म में जब हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को फेंकें तो वो इस होल के अंदर से नीचे की तरफ जाएं। जब वो नीचे जाएं तो फिर नीचे इसको व्यू करने के लिए एक सेटअप लगाया जाता है। उस सेटअप के अंदर हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है और एक माइक्रोस्कोप होती है। लाइट सोर्स हमारे पास इसलिए होती है क्योंकि वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये सारा काम हो रहा है, और माइक्रोस्कोप से फिर हम देखते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं ऊपर से, यानी पॉजिटिव प्लेट से नीचे नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन थी। उस डिस्क्रिप्शन से आगे हम बढ़ेंगे और आज हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है या ये एक्सपेरिमेंट वर्क कैसे करता है। अच्छा, इसमें ये बात भी लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो v हो और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो वो स्मॉल d हो जाए। इसी तरीके से होल को हमने h कह दिया था, एटोमाइज़र के लिए हमने a यूज़ किया था, और जो हम टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं या माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हम कैपिटल L इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाली प्लेट को हम कैपिटल P और नीचे वाली या नेगेटिव प्लेट को हम P प्राइम कहेंगे। ऊपर वाली प्लेट जो P है वो पॉजिटिव प्लेट है, इसमें होल H मौजूद है। इससे आगे चलते हैं और हम डायरेक्ट अपनी वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा सा डाटा ज़्यादा लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने कोशिश की है कि ये अगर 100% आप इसी तरीके से ही रिप्रोड्यूस करें तो ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स की फॉर्म में भी ये स्लाइड आपको मिल रही होगी। मगर एक मसला इसमें यह आएगा कि क्योंकि डाटा ज़्यादा है तो कई बार आपको मोबाइल स्क्रीन पे इसको पढ़ने में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें फुल स्क्रीन के ऊपर जाकर आप इसको देखें, या फिर अगर आप के पास लैपटॉप मौजूद है या कंप्यूटर मौजूद है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप इस लेक्चर को सुनें। सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये किस प्रिंसिपल के तहत स्टार्ट कहाँ से लिया गया। तो मिलीकॉन ने ये देखा कि अगर ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड कर जाता है, रुक जाता है, यानी दो प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर रुक जाता है, तो फिर उसके रुकने की वजह एक ही हो सकती है, और वो ये है कि उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उसे नीचे की तरफ लेके जाना चाह रही है, और दूसरा उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए लगेगी कि अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, जो कि हमने जानबूझ के उसे नेगेटिव चार्ज दिया था, तो फिर नेगेटिव प्लेट जो नीचे मौजूद है वो उसे रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट जो ऊपर मौजूद है वो उसे अट्रैक्ट कर रही होगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ। अब दो फोर्सेस आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाए या बढ़ जाए तो पार्टिकल को नीचे गिर जाना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जाए या ज़्यादा हो जाए तो फिर पार्टिकल को ऊपर की तरफ उठना चाहिए। अगर पार्टिकल नीचे या ऊपर नहीं जा रहा तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो चुकी हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है इस एक्सपेरिमेंट का। इस प्रिंसिपल से आगे हम चलते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम फाइंड करना चाहते हैं चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। चार्ज की नेचर तो हमें पता है कि नेगेटिव है, मगर चार्ज कितना है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एफ ई और एफ जी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो ऊपर मैंने लिख रखी हैं। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एफ ई होता है क्यू ई
और इसी तरह एफ जी हमारे पास होता है एम जी, यानी एफ जी एक्चुअली क्या है, वेट, और वेट होता है एम जी। ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देख रखी है, परसों भी पढ़ी थी, कल गालबन, ये वाली E इज इक्वल टू वी बाई डी, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एम जी डी बाई वी। एक्चुअली ये V जो है वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, एम जी डी बाई वी, ये डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब इस इस इक्वेशन में हमें चार्ज की वैल्यू तो नज़र आ रही है, और बड़ा आसान सा लग रहा है कि हमने 2-3 स्टेप किए हैं और हम चार्ज की तरफ पहुंच गए हैं, मगर हकीकत में हम अभी अपने आंसर से काफ़ी दूर हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है चार्ज की वैल्यू। एक हमारे पास मैस है, दूसरा ग्रेविटी है, तीसरा डी जो कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, और चौथी चीज़ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी को के ऊपर अप्लाई किया गया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हमारी मर्ज़ी से था तो वी हमें पता है, हमने प्लेट्स अपनी मर्ज़ी के डिस्टेंस पर लगाई हुई हैं, तो उसका मतलब डी भी हमें पता है, ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता है। मगर एक ऐसी चीज़ अभी भी इसमें है जो कि अननोन है, और वो है मैस। हमें मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट नहीं पता। अब मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, और अगर हमें मैस मिल जाता है तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन से चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। मैस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हमें इसके लिए स्टोक्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोक्स लॉ आपने छठे चैप्टर में, 6th चैप्टर में, जो कि फ्लूइड डायनेमिक्स है, चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें पढ़ा था, जो कि था F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, ज़्यादातर आप लोगों को याद होगा। 6 और पाई तो कांस्टेंट आ गए, ईटा कॉफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी होता है, आर रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट है, और वी टी से मुराद टर्मिनल वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल नहीं है। वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब हमें इसका मतलब है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ भी एक मसला आ रहा है, बल्कि दो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, एक रेडियस और दूसरी चीज़ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना बहुत आसान है, हम जानते हैं, बड़ी आसान सी इक्वेशन है, एस इज़ इक्वल टू वी टी या वी इज़ इक्वल टू एस बाई टी। इसका मतलब है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए डिस्टेंस, दूसरा हमें चाहिए टाइम। अगर ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो डिस्टेंस है एस वुड स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा, जो कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स थी। इसी तरह से अगर हम अपनी टेलीस्कोप की मदद से देखते रहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली उस टाइम को भी कि ड्रॉपलेट को ऊपर से नीचे जाने में कितनी देर लग रही है। मगर ये याद रखना है कि स्टार्ट हमने किया था कि ड्रॉपलेट तो रुका हुआ था, तो हम जब ड्रॉपलेट को नीचे गिरता देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है फिर कि हम अपने जो पोटेंशियल है वी, यानी जो बैटरी का पोटेंशियल था, उसको ज़ीरो कर दें, यानी कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज को ख़त्म कर दें। जैसे ही प्लेट्स पर से चार्ज ख़त्म किया जाएगा, अब हमारे पास सिर्फ एक फ़ोर्स उस ड्रॉपलेट पे लग रही होगी, और वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। इसलिए हमारे पास जो ऑयल ड्रॉपलेट होगा वो सिर्फ नीचे गिरेगा, कोई फ़ोर्स उसको होल्ड नहीं करेगी या ऊपर की तरफ रखने की कोशिश नहीं कर रही होगी। इस तरह से हम डी बाई टी से, या एस बाई टी था एक्चुअली, तो डी बाई टी से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो कोई इशू नहीं रहा, वो आसानी से फाइंड किया जा सकता था, मगर आर या रेडियस अभी भी एक मसला है जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम मैस की वैल्यू भी अभी ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक और काम करते हैं। हम जानते हैं कि ऑयल जो हमने लिया था वो हमने खुद लिया है, इसलिए हम उसकी नेचर के वाकिफ़ हैं, और हम उसकी डेंसिटी को एक्सटर्नली मैयर कर सकते हैं। डेंसिटी मैयर करना बहुत आसान है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आप एक लीटर का एक सिलेंडर ले लें, कोई जार ले लें, और उसको पहले मैयर कर लें उसका मैस को, और उसके बाद उसमें ऑयल भर दें 1 लीटर पूरा, जहाँ तक उसको उसकी वैल्यू 1 लीटर बताए, और उसके बाद उसको फिर मैयर करें, जार की वैल्यू उसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम से आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल इक्वेशन अगर आप देखें तो डेंसिटी की वैल्यू होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मैंने लिख भी दी है। यहाँ से मैस की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मसला ये है कि हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, और वॉल्यूम यहाँ पे किस चीज़ का है, ड्रॉपलेट का वॉल्यूम।
तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, वो प्योर स्फीयर है, एग्जैक्ट स्फीयर है। अगर वो स्फीयर हो तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला आपको मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, आपको आना चाहिए। वो होता है 4 πr³/3, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4/3 πr³। अच्छा, इस इक्वेशन को यानी वॉल्यूम की इक्वेशन को अगर हम मैस की इक्वेशन में पुट कर दें ऊपर वाली में, तो हमारे पास मैस की एक और इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, और वो होगी रो इंटू 4 πr³/3, या इसको 4 πr³ रो/3 भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 5 को, जो कि मैस की वैल्यू है, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, जहां हमें mg = 6 π/rvt नज़र आ रहा था, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी इस मैथमेटिक्स को करने की, मगर आसान मैथमेटिक्स है। सिर्फ आपने करना क्या है, आर को एक साइड पे कर देना है और बाकी तमाम की तमाम चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाना है, और उसके बाद आपके पास आर स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, तो आर की वैल्यू, आर स्केयर की वैल्यू आर बन जाएगी, और दूसरी तरफ स्केयर रूट में हमारे पास जो चीज़ें आ जाएंगी वो 9 η यानी कि 9 इंटू कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 2 ρg यानी कि 2 और डेंसिटी की वैल्यू और ग्रेविटी की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। इस इक्वेशन नंबर 6 से हम रेडियस की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन 6 से अगर रेडियस की वैल्यू आ जाए, तो रेडियस हमारे लिए इशू था इक्वेशन नंबर 5 में। अगर हमें रेडियस पता होता तो हम मैस की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इसका मतलब है आप इक्वेशन नंबर 6 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट बता सकें। और मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट हमारे लिए मसला था चार्ज फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपने रिवर्स चलना है, यानी इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें, यानी रेडियस की मदद से मैस फाइंड कर लें, और फिर मैस की मदद से चार्ज फाइंड कर लें। अब ये जो चार्ज की वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट बहुत बड़ा है, उसके अंदर हज़ारों इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट इतने आसान नहीं होते कि आपने जिस तरह हमने 15 मिनट में उसके ऊपर उसको डिस्कस किया है, तो 15 मिनट ही शायद मिलीगान को लगे हों। हो सकता है उसको 10-15 साल लग गए हों इस काम को करने में, या बहरहाल 15 साल ना भी लगे हों तो साल, 1.5 साल, 2 साल ज़रूर खर्च हुए होंगे। और इसकी कैलकुलेशन भी एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। उसमें आप देखें कि उसने किया क्या होगा, उसने एक ड्रॉपलेट के बजाय सेवरल, या शायद सेवरल 100 ड्रॉपलेट्स को पढ़ा होगा। हर ड्रॉपलेट का साइज़ मुख्तलिफ होगा, हर ड्रॉपलेट के लिए जो आंसर आया होगा वो मुख्तलिफ होगा। तो उसने उन तमाम आंसर्स को बड़ी तवज्जो से उनको स्टडी किया और देखा कि उसमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, या वो कौन सी चीज़ है जो इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा है उन तमाम चीज़ों के अंदर। तो वो उसने देखा कि एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू उसने कैलकुलेट की, तो वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चार्ज को पढ़ रहे हैं ना, तो कूलम चार्ज का यूनिट है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो फैक्टर था जो कि कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल के तौर पे तमाम चीज़ों में उसे नज़र आ रहा था। और इसी मिनिमम वैल्यू को फिर मिलीकॉन ने कहा कि ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, और ये वैल्यू इतनी एग्जैक्ट थी कि 100 साल से बल्कि 111 साल गुजरने के बावजूद भी आलमोस्ट इसी वैल्यू को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट की फ़िलहाल कहीं पे भी कोई ना हमें ज़रूरत पड़ी है और ना ही किसी एक्सपेरिमेंट से आई है। तो इतने अरसे पहले इतनी अच्छी वैल्यू निकाल लेना वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से फिर मिलीकॉन को नोबेल प्राइज़ भी इस एक्सपेरिमेंट पे दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी इसके मैथमेटिक्स को अगर आप देखें तो बहुत सिंपल है, बहुत सिस्टमेटिक है। इन इक्वेशंस की तादाद से नहीं डरना कि 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, या आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर ये बड़ा सिस्टमेटिक है। बहुत तवज्जो से अगर आप इसको 2 बार 3 बार हाथ से लिख लेंगे तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा और आपको याद रहेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं बताना भूल गया हूँ या मैं बता नहीं सका या आप समझ नहीं सके, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर आपकी जितनी हो सके हेल्प की जाए। और बहरहाल पढ़ना आपने है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं। और वो बच्चे जो रेगुलर रह रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उन लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कभी ना कभी आपने एग्ज़ाम देना है
और उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इन टॉपिक्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक तो इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको याद करने की, रटा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको समझने के बाद याद करेंगे तो शायद आपकी जो एनर्जी है या टाइम है वो बहुत कम लगे और ये टॉपिक आपको बहुत अरसे तक याद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।